हाँ जी बेटा, देखो तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर 9। ये है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इस पे बात करेंगे हम। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें देखो, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराता हूँ। हमने अभी तक पढ़ा था रिजिड बॉडी के बारे में। एक ऐसी बॉडी जिस पर आप जितना मर्जी फोर्स लगाओ, उसकी शेप में, साइज में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है ना, नो चेंज इन शेप। ठीक है, बट 100% रिजिड बॉडी हमें पता है कोई नहीं होती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब कुछ बॉडीज ऐसी होंगी जो जिन पे फोर्स लगाया जाएगा और वो अपनी शेप को रीगेन कर लेंगी, ऐसी को बोलेंगे इलास्टिक इन नेचर। ठीक है ना, जिन पे हमने फोर्स लगाया और जब फोर्स फर्स्ट लगाया देन फोर्स हटाया, तो फोर्स हटाने के बाद वो अपने आप को क्या कर लेंगी, रीगेन कर लेंगी। ठीक है ना, जैसे रबड़ बैंड होता है, उसको हमने स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करने के बाद जब उसको छोड़ते हैं तो वापस वो पीछे चला जाता है। ठीक है ना, अपनी शेप को क्या कर लेता है, रीगेन कर लेता है। तो एक बार फोर्स हम लगाते हैं और एक बार फोर्स हटाते हैं, उसके बाद वो रीगेन कर लेता है। और कुछ ऐसी होती हैं प्लास्टिक इन नेचर। प्लास्टिक इन नेचर का मतलब क्या है कि फोर्स हम एक बार लगाएंगे उस पर, ठीक है, और जब फोर्स हटाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएंगी, रीगेन नहीं करेंगी। जो अपनी शेप को रीगेन नहीं करेंगी उसको बोलेंगे प्लास्टिक इन नेचर। ठीक है ना, तो मैंने क्या बताया, रिजिड बॉडी जो जिनमें शेप में कोई चेंज नहीं आता, जितना मर्जी उस पर फोर्स लगाया जाए। और कुछ ऐसी होती हैं जो इलास्टिक इन नेचर होती हैं। ठीक है ना, जिससे फोर्स लगाने के बाद वो अपनी शेप को रीगेन कर लेती हैं। लगाए फोर्स, फोर्स हटाएं, रीगेन कर लेंगी। फिर उसके बाद फोर्स लगाया जाए और हटाया जाए तो वो रीगेन नहीं कर पाएंगे, उसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगा। एक वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पर, डिफॉर्मेशन, यानी कि उसकी लेंथ परमानेंटली चेंज हो जाएगी, या एरिया परमानेंटली चेंज हो जाएगा, या वॉल्यूम परमानेंटली चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे डिफॉर्मेशन। ठीक है ना, शेप में डिफॉर्मेशन आ गया, शेप में वेरिएशन आ गया, शेप में चेंज आ गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको। एक मैं फोर्स बता रहा हूँ आपको, फोर्स का नाम है डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है ना, फोर्स का नाम है डिफॉर्मिंग फोर्स। नाम से ही पता लग रहा है, एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन हो रहा हो। ठीक है ना, एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन हो रहा हो, यानी ये एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उस बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी शेप में, साइज में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। शेप में या साइज में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। और एक फोर्स होगा आपका रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स मैंने पहले भी बोला था अभी कि ये बॉडी थी, फोर्स लगाया और फिर फोर्स हटाया। ठीक है ना, तो जब फोर्स लगाया उसको हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। और एक होता है रीस्टोरिंग फोर्स। ये आपका रीस्टोरिंग फोर्स जो है, ये कैसा होता है, इंटरनल फोर्स होता है। डिफॉर्मिंग फोर्स जो था ये कैसा था, एक्सटर्नल था, एक्सटर्नली हमने लगाया था। और डिफॉर्मिंग रीस्टोरिंग फोर्स क्या है आपका, इंटरनल फोर्स है, इंटरनली उस बॉडी की वजह से लगता है। देखो, हमने एक्सटर्नली तो कोई फोर्स नहीं लगा रखा, और फिर भी अगर वो बॉडी अपनी शेप को रीगेन कर रही है तो डेफिनेटली वो कहाँ से है, इंटरनली है, एक्सटर्नली तो नहीं है। जैसे एग्जांपल लूँ भाई, ये मेरे पास कोई रोड थी, इस पर मैंने एफ फोर्स लगाया था, और एफ फोर्स लगाने के बाद इसकी लेंथ जो है ना, यहाँ ऐसे बता देता हूँ, इसकी लेंथ जो है वो इतनी बढ़ गई। ठीक है जी, उसके बाद मैंने ये फोर्स हटा दिया तो ये लेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो गई, कम हो गई, और जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी उसी लेंथ पे ये चला गया। तो कैसे चला गया, इंटरनल फोर्स की वजह से। तो ये जो इंटरनल फोर्स होता है इसको बोलते हैं हम रीस्टोरिंग फोर्स, जिसकी वजह से वो अपने आप को रीस्टोर करता है, अपनी ओरिजिनल शेप पे चला जाता है। ठीक है ना, अच्छा, तो अब फिर से नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब टेंडेंसी है किसी भी बॉडी की जिसकी वजह से वो अपनी शेप को क्या कर रहा है, रीगेन कर रहा है। ठीक है ना,
उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी बोलेंगे, ठीक है ना। टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रीगेन इट्स शेप आफ्टर रिमूविंग, इसको रिमूव करेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स को, डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद वो अपनी शेप को रिगेन कर लेगा, उसको हम बोलेंगे इलास्टिसिटी, ठीक है ना। और इसमें एक आप टाइप लिख सकते हो, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होगी, जो अपने आप को 100% रिगेन कर ले। इसी तरह से होगा आपका प्लास्टिसिटी, ठीक है ना। प्लास्टिसिटी क्या होगा, जो अपने आप को रीगेन नहीं कर पाए, वो क्या होगी, प्लास्टिसिटी होगी, ठीक है ना, ओरिजिनल शेप पे ना पहुंच पाए। और इसी तरह से आप एक टाइप लिख सकते हो, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, ठीक है ना। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होगी, जो कतई अपनी शेप को रीगेन ना कर पाए, ठीक है ना। 100, जैसे पैराफिन वैक्स का आप एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ सभी का। पैराफिन वैक्स या पुट्टी जो होता है, वॉल पुट्टी, ठीक है ना, वो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी है, ठीक है ना। वो क्या रहेंगी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी रहेंगी। और परफेक्टली इलास्टिक का एग्जांपल दिया जाए तो यहाँ लिख देता हूँ, ये रहेगा आपका क्वार्ट्स, ठीक है ना। क्वार्ट्स जो है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। या यहाँ पर आप इलास्टिसिटी का नेचर बताना चाहते हो तो यहाँ पर आप रबर बैंड का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। और पर प्लास्टिसिटी में आप कह सकते हो कि आपने किसी च्युइंग गम या इस तरह से किसी चीज़ को स्ट्रेच किया तो उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, 100% वो पर प्लास्टिक नहीं होता है। च्युइंग गम का एक एग्जांपल दिया जा सकता है, च्युइंग गम का, ठीक है ना। तो इलास्टिसिटी टेंडेंसी है जिससे बॉडी अपनी शेप को रीगेन करती है, जैसे मैंने रबड़ बैंड का एग्जांपल दिया। परफेक्टली इलास्टिक वो होगा जो 100% रीगेन कर लेगा, जैसे कि क्वार्ट्स। प्लास्टिसिटी जो रीगेन नहीं कर पाएगा, जैसे च्युइंगम। परफेक्टली प्लास्टिक जो बिल्कुल भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, एक बार डिफॉर्म हो गया तो हो गया, जैसे पैराफिन वैक्स या वॉल पुट्टी, ठीक है ना। ये एग्जांपल्स हैं इनकी, इलास्टिसिटी, परफेक्ट इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी एंड परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। इसके बाद कुछ नेक्स्ट बातें डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेस है, स्ट्रेस, ठीक है जी। स्ट्रेस क्या होता है, देखो अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है रीस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया, ठीक है ना। स्ट्रेस वो फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी अपनी शेप को रीगेन करती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक छोटी सी बात है आपको समझने के लिए। स्ट्रेस वो फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी अपनी शेप को रीगेन करती है। अब अगर ये लेंथ थी तो ये फोर्स लगने की वजह से तो वो डिफॉर्म हुई थी ना, और जब ये फोर्स हटा था तब उसने अपनी शेप को रीगेन किया था। तो रीगेन किया था, इट मीन्स कौन सा फोर्स लगा था, इंटरनल। और इंटरनल फोर्स कौन सा होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है। तो जिस फोर्स की वजह से बॉडी अपनी शेप को रीगेन कर रही है वो कौन सा है, रीस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है ना। तो जनरली यहाँ पे ऐसा लिख दिया जाता है कि फोर्स बाय एरिया, पर ये कौन सा फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स है, जिसकी वजह से उसने अपनी शेप को रीगेन किया है। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन बनेगा इसका ml-1 T-2, क्योंकि फोर्स बाय एरिया है, ठीक है ना। प्रेशर वाला डायमेंशन बन जाएगा यहाँ पर इसका, ठीक है। यूनिट्स की बात की जाए तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये क्या बनेगी, इसकी यूनिट बनेगी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद टाइप्स की बात, मैं पहले एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि वाई बॉडी रीगेन
इट्स शेप। कोई भी बॉडी अपनी शेप को रीगेन करती क्यों है, उसका क्या कारण है। देखो इसको हम थोड़ा सा एटॉमिक लेवल पर समझ लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये कुछ एटम्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, इंटर एटॉमिक फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है जी। इस तरीके से यहाँ पर ये 9 एटम मैंने लिए जो आपस में एक दूसरे से इंटर एटॉमिक फोर्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब मान लो किसी वजह से मैंने इनको कंप्रेस कर दिया, इस तरह से यहाँ पर फोर्स लगाया, ठीक है ना। फोर्स लगाया, इनमें चेंज आ गया, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया था ये हटा दिया, तो उसके बाद क्या होगा, ये एटम जो है ना वापस अपने उसी जगह पर जाएंगे, या ये इसको रिपेल करेगा, आप कह सकते हैं ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा अगर ये ऐसे स्क्वीज हुआ है तो। और ये द एटम वॉन्ट्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है ना। इस वजह से ये बॉडी अपने आप को रीस्टोर कर पाती है, ठीक है ना। एटम्स वॉन्ट्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूविंग ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है ना। और ये जो फोर्स एटम्स लगाते हैं ये कौन सा होता है, आपका रीस्टोरिंग फोर्स होता है, ठीक है ना। और एक और बात, कैलकुलेशन के लिए हम ऐसा क्या मानते हैं, यहाँ पर क्या एज्यूम करते हैं कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है ना वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होगा। क्यों, उसका भी रीज़न समझ लो भाई। मान लीजिए यहाँ पर ये 1 मीटर लेंथ की आपके पास रोड थी, ठीक है। फोर्स लगाने की वजह से इसमें डिफॉर्मेशन आया, मान लीजिए 0.1 मीटर का, ठीक है ना। ये फोर्स लगाने के बाद ये इतनी डिफॉर्म हो गई है यहाँ तक, ठीक है ना। ये इसमें डिफॉर्मेशन आ गया फोर्स लगाने के बाद। उसके बाद जब हम यहाँ पर फोर्स हटाएंगे, जब फोर्स की वैल्यू 0 करेंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, इसको वापस वहीं ले जाएगा। तो जितना डिस्प्लेस हुआ था उतना ही तो वापस गया है ना, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि अप्रोक्सीमेटली जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो किसके बराबर होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होगा, ठीक है ना। ऐसा इसलिए मैंने यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि जब ये बॉडी डिफॉर्म हो रही थी उस वक्त भी तो रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा था, उस वक्त भी तो रीस्टोरिंग फोर्स ये चाहता था कि ये डिफॉर्म ना हो, ठीक है ना। बट अप्रोक्सीमेटली उस वक्त डिफॉर्मिंग फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा था, इसलिए डिफॉर्मिंग फोर्स डोमिनेट कर गया, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये कहेंगे कि अप्रोक्सीमेटली जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो किसके बराबर है, रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर है, ठीक है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ भाई, 1 मीटर लेंथ थी, 0.1 मीटर का एक्सटेंशन इसमें हुआ, ठीक है ना, किसकी वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। पर उस वक्त इंटरनल फोर्स भी लग रहा था जो ये चाहता था कि डिफॉर्मेशन ना हो। इट मीन्स डिफॉर्मिंग फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा था किससे, रीस्टोरिंग फोर्स से, तो डिफॉर्मेशन हुई, ठीक है। पर जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स 0 हुआ वो बॉडी वापस से अपनी उसी शेप पर चली गई। तो हम ये मानते हैं कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो रीस्टोरिंग फोर्स की क्या है, बराबर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में बात करता हूँ। स्ट्रेस एक्चुअली है क्या बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है। रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोला है हमने, स्ट्रेस बोला है, ठीक है। तो अगर टाइप्स की बात की जाए तो एक होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है ना। एक हम बात करेंगे किसकी, टेंसाइल स्ट्रेस की, टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है ना। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, जब बॉडी की लेंथ में चेंज आए, ठीक है ना, और उस वक्त उसको रीगेन करने के लिए जो स्ट्रेस लगेगा वो क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस होगा। या इसको ऐसे लिख देता हूँ, व्हेन लेंथ ऑफ अ बॉडी चेंजेस, या इंक्रीजेस लिख लेते हैं, व्हेन लेंथ ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और इसी डायरेक्शन में लेंथ में चेंज आ गया, उस वक्त जो स्ट्रेस बनेगा वो कौन सा बनेगा, टेंसाइल स्ट्रेस बनेगा, ठीक है ना। टेंसाइल वर्ड जो है वो लेंथ के लिए यूज होता है अक्सर, ठीक है। उसके बाद है आपका कंप्रेशनल स्ट्रेस,
ठीक है ना। कंप्रेशनल स्ट्रेस क्या बताएगा, जब बॉडी जो है वो डिक्रीज होगी, बॉडी की लेंथ डिक्रीज होगी, यहाँ पर इंक्रीज हुई थी, व्हेन लेंथ ऑफ बॉडी decreases in the या डिक्रीजेस लिख दो, ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है ना। यानी इस तरह से डिक्रीज हो रही हो, अब जो फोर्स बनेगा वो कौन सा बनेगा, रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा इसको हटाने के बाद, और वो क्या करेगा, इसकी शेप को रीगेन करेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, ठीक है ना। तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या रहेगा, मैं लिख के बता देता हूँ। एक ऐसा यूनिफॉर्म फोर्स है, जैसे मान लो आपने किसी चीज़ को यूनिफॉर्म फोर्स लगाया, ठीक है ना, हर एक तरफ से, ठीक है ना, तो जो स्ट्रेस बनेगा, जैसे मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपके पास कोई कंटेनर है, ठीक है ना, और इसके चारों तरफ से इक्वल फोर्स आप इस पर लगा रहे हैं, ठीक है, या इसको पानी में डाल दिया आपने किसी चीज़ को, और जैसे सबमेरीन होती है, सबमेरीन के ऊपर हम ये मान के चलें कि इक्वल, हालांकि वेरिएशन आता है, पानी का जो प्रेशर लगता है वो डेप्थ पे वेरी करता है, ठीक है ना। इस हाइट, यहाँ पर जो प्रेशर लगेगा वो अलग होगा, यहाँ पर जो अलग होगा, पर अगर बॉडी का साइज़ बहुत छोटा है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, सबमरीन का तो खैर बड़ा होता है, कोई ऐसी बॉडी है जिसका साइज़ बहुत छोटा है, तो उस पर चारों तरफ से जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, डिफॉर्मिंग फोर्स होगा, जो जिसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, और उसका अपोज करने के लिए जो इंटरनली डेवलप होगा उसको बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। एक्चुअली हाइड्रोस्टैटिक का मीनिंग ये होता है, हाइड्रो मतलब लिक्विड और स्टैटिक मतलब रेस्ट पे, ठीक है ना। तो लिक्विड रेस्ट पर है, जैसे पानी, जैसे आप कोई पानी की टंकी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और उसके अंदर आपने कुछ कंटेनर डाल दिया छोटा सा, तो उस कंटेनर के ऊपर पानी की वजह से एक डिफॉर्मिंग फोर्स बनेगा, ठीक है, और वो डिफॉर्मिंग फोर्स का अपोज करने के लिए क्या बनेगा, रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, ठीक है ना। अच्छा, तो ये कुछ टाइप्स थी, टेंसाइल, कंप्रेशनल और हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। एक और भी है, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, जब लेंथ इंक्रीज हो रही हो तो उसको रिफॉर्म करने के लिए जो फोर्स होगा वो टेंसाइल, जो स्ट्रेस होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा, लेंथ डिक्रीज हो रही होगी तो ये वाला, और अगर इक्वल प्रेशर लग रहा, इक्वल फोर्स लग रहा होगा उस बॉडी के ऊपर, तो जो उस वक्त जो स्ट्रेस बनेगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस होगा। जैसे मैंने पानी का एग्जांपल लिया, भाई पानी रेस्ट पर है और कोई कंटेनर उसके अंदर रखा है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो यूनिफॉर्म है हर एक पार्ट के ऊपर, और इस फोर्स के साथ साथ इंटरनली भी, तो अगर मान लो सिर्फ यही लग रहा होता तो वो डब्बा पिचक जाता, ठीक है ना, पर इंटरनली एक फोर्स लग रहा है जो उसको बैलेंस कर रहा है, जो कि आउटवर्ड लगा रहा है, ठीक है ना। भाई सीधी सी बात है, पानी के कंटेनर के अंदर आपने कोई डब्बा रखा और अगर वो डब्बा पिचक गया तो इसका मतलब सिर्फ डिफॉर्मिंग फोर्स काम कर रहा है, पर वो कंप्रेस नहीं होता है, दैट विल हैंडल द डिफॉर्मिंग फोर्स, इट मीन्स उसके अंदर इंटरनल फोर्स है जो अपने आप को, अपनी शेप को मेंटेन करके रखे हुए, ठीक है ना। तो उस वक्त जो स्ट्रेस बन रहा है दैट विल बी हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। तो एक और जो मैं आपको बता रहा था वो था आपका टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस, ठीक है ना। नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा था वो था टेंजेंशियल एंड शियर स्ट्रेस, ठीक है ना। टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस कब होगा, आप ये मान के चलिए कि डिफॉर्मिंग फोर्स टेंजेंशियली लग रहा हो, देखो जैसे ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस तरीके से, एक मिनट में दोबारा बना देता हूँ, इस तरह से कोई आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, और ये नीचे वाला एंड इसका फिक्स है और ऊपर वाला एंड इसका डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है ना। इस तरह से जो फोर्स लगता है उसको हम टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरह से जो फोर्स लगता है उसको हम टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया किसी बॉडी पर टेंजेंशियली,
ठीक है ना। और वो इसकी शेप में चेंज कर देता है, शेप में चेंज होगा, लोअर एंड फिक्स है और अपर एंड में चेंज आ गया। अगर 1 मिनट आप होल्ड करो तो मेरे पास ये बुक रखी है, मैं यहाँ से बता देता हूँ इस बुक से। देखो अब लोअर एंड फिक्स है इसका और अपर एंड क्या हो गया है, चेंज आ गया शेप में। यहाँ से देखिए ध्यान से, या इसको ऐसे बता देता हूँ। ये देखो इस तरीके से थोड़ा सा ये जो शेप में चेंज आया, ये कौन सा चेंज आया आपका, टेंजेंशियली इसकी शेप में चेंज आ गया, ठीक है ना, इसकी शेप में टेंजेंशियली चेंज आ गया। अब जो फोर्स अप्लाइड होगा पर यूनिट एरिया, जो अपनी शेप को रीगेन करना चाहेगा, अब जो फोर्स जनरेट होगा पर यूनिट एरिया वो क्या कहलाएगा, टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस। ठीक है, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में अब तक हमने क्या डिस्कस किया, पहले मैंने आपको बताया इलास्टिसिटी के बारे में, ठीक है, फिर मैंने आपको बताया प्लास्टिसिटी के बारे में, फिर हमने बात की परफेक्ट इलास्टिक और परफेक्ट प्लास्टिक की, उसके बाद हमने बात की स्ट्रेस की, फिर उसकी टाइप्स हमने डिस्कस की, और उसके बाद हमने किया बेटा टाइप्स के बाद एक मैंने बताया था आपको डिफॉर्मिंग फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स, और कैलकुलेशन के लिए दोनों की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या मानी जाती है, सेम मानी जाती है। टाइप कौन कौन सी थी, टेंसाइल जब लेंथ इंक्रीज हो रही हो, कंप्रेशनल जब लेंथ डिक्रीज हो रही हो, हाइड्रोस्टैटिक जब सब हर पॉइंट पर इक्वल फोर्स लग रहा हो, और शेयर स्ट्रेस जब उसकी शेप चेंज हो रही हो। ठीक है।